जय श्री राम मेरे सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। मैं हूं आदित्य पारिक और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। क्लास 8th में भी हमने लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लास 9th से ऐसा टॉपिक स्टार्ट होता है जो हमारे 10th में बहुत ज़्यादा काम आता है। और क्लास 9th में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं और विस्तार से पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले लिखा हुआ है लाइन्स। तो लाइन होती क्या है, ध्यान से देखना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। सबसे पहली चीज़, लाइन होती क्या है। लाइन का मतलब होता है एक स्ट्रेट पाथ। क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एक स्ट्रेट पाथ जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब ये एक स्ट्रेट पाथ है तो ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है कोई अता पता नहीं है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो एक स्ट्रेट पाथ जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं लाइन। यहाँ तक बात क्लियर। अब मैं बात करता हूँ लाइन सेगमेंट की। ध्यान से देखना, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का एक ऐसा पार्ट, ये लाइन है, इस लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हो। ये लाइन है, इस लाइन का मैंने कोई पार्ट ले लिया जिसके दो एंड पॉइंट लिख लिए, एक एंड पॉइंट ये और एक एंड पॉइंट ये, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे आप स्केल से मेज़र करते हो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वो सब क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है, ना कि लाइन। याद रखना। अब इसके बाद आता है रे। रे क्या होती है, जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। रे का मतलब होता है लाइन का एक ऐसा पार्ट, लाइन सेगमेंट भी लाइन का पार्ट था, रे भी लाइन का पार्ट होता है। लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है, मतलब ये लाइन का एक पार्ट है जिसका एंड पॉइंट मैंने मान लिया ये है और यहाँ पर इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये इस डायरेक्शन में कहाँ तक जा रही है कोई अता पता नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? रे। रे को समझने का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आप जब छोटे थे तो मेले में जाया करते थे, तो जब मेले में जाते थे तो वहाँ से एक खिलौना लेके आते थे जिसका नाम होता था लेज़र लाइट, और हम उससे बचपन में बहुत ज़्यादा खेले। तो लेज़र लाइट क्या होती है? लेज़र लाइट को जब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, तो वो सीधे जाती है। जब हम नीचे करते हैं तो वो नीचे ही रहती है, और जब हम सामने वाले के ऊपर करते हैं तो वो आगे की डायरेक्शन में जाए जाती है। जब हम आसमान में करते हैं तो हमें आसमान की तरफ भी वो दिखाई देती है। इसका मतलब ये कि जहाँ तक हम उसको पहुँचा रहे हैं ना, वहाँ तक वो आराम से पहुँच रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ऑन करी और वो लेज़र लाइट पीछे भी डायरेक्शन में भी आ रही है। पीछे की डायरेक्शन में लेज़र लाइट कभी भी नहीं आती, हमेशा आगे की डायरेक्शन में जाती है। इसका मतलब उसका जो पाथ है, स्ट्रेट पाथ, वो सीधी डायरेक्शन में, लेकिन पीछे की तरफ नहीं आती। तो एंड पॉइंट कहाँ है? जहाँ से वो ऑन होती है। जैसे सपोज करो मैंने ये लेज़र लाइट बना दी तुम्हारे लिए, मैंने ये लेज़र लाइट बना दी और ये लेज़र लाइट जाती है तो ये सीधी जाती है बिल्कुल इस डायरेक्शन में। जैसे मैंने ये लेज़र लाइट है और ये ऑन कर दी, यहाँ मैं बटन भी लगा देता हूँ, इसका ये एक बटन भी लगा देता हूँ, मैंने इससे ये ऑन करी। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो सीधी डायरेक्शन में ये लाइन जाएगी, सीधी डायरेक्शन में जाएगी लाइट। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये पीछे की डायरेक्शन में भी आ रही है? ऐसा कभी नहीं होता। ये यहीं से स्टार्ट हुई है, तो ये यहीं से स्टार्ट हुई है ना, तो ये तो हो गया इसका एंड पॉइंट। एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन हम लाइन के एक पार्ट की बात करते हैं तो हम इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक हो गया पॉइंट और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रे। यही मैंने आपको समझाया यहाँ पर। लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रे। रे का सबसे बढ़िया एग्जांपल लेज़र लाइट होती है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेज़र लाइट को हमने ऑन किया तो वो सीधी डायरेक्शन में जाती है, लेकिन पीछे की तरफ कभी भी उसकी लाइट नहीं आती, इसलिए वो क्या होती है? एक रे होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बढ़ते हैं हम एंगल की तरफ। एंगल के लिए हम क्या करते हैं? एक रे लेते हैं। ये हमने एक रे ली, ठीक, इसका मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसको या तो हम फिक्स्ड पॉइंट बोल देंगे या फिर इसको हम फिक्स्ड वर्टेक्स बोल देंगे, फिक्स्ड वर्टेक्स बोल देंगे। अब ध्यान देना, ये एक रे है, इस रे को अपन क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब होता है घुमाना। ये एक रे है, ठीक, इस रे को मैं रोटेट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, अपसाइड। तो मैं इसको ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको रोटेट किया यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक मैंने रोटेट किया और इसको मैंने एक लिख दिया कि ये यहाँ थी। अब यहाँ से कहाँ आ गई? मैंने इसको रोटेट किया तो ये यहाँ आ गई।
तो यहाँ से ये जो रोटेट हुआ ना यहाँ तक, यहाँ से ये जो रोटेट हुआ यहाँ तक, इस रोटेशन के मेजरमेंट को, इस रोटेशन के मेजरमेंट को हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। एक रे है और ये फिक्स्ड वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? इसको रोटेट करते हैं। तो इसको रोटेट करने के मेजरमेंट को, इस रोटेशन के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एक रे को रोटेट करते हैं तो उस रे के रोटेशन के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ओवर रे। एक रे का रोटेशन का मेजरमेंट, जो कि मैंने आपको भी बताया, एक रे के रोटेशन का मेजरमेंट क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। अराउंड इट वर्टेक्स, हम इसको क्या करते हैं? वर्टेक्स के अराउंड क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो वर्टेक्स के अराउंड एक रे का रोटेशन का मेजरमेंट क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 3 बेसिस पे होता है। डिग्री के बेसिस पे भी हम मेज़र करते हैं, रेडियन के बेसिस पे भी हम मेज़र करते हैं, और ग्रेड्स के बेसिस पे भी हम मेज़र करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में 10th क्लास तक डिग्री के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ओनली उन डिग्री के बेसिस पे पढ़ेंगे। रेडियन और ग्रेड्स के बेसिस पे हम क्लास 11 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे? डिग्री के बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे कोई भी एंगल ए है तो एंगल का साइन होता है ये। याद रखना, एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो रोटेशन होता है ना वो इसी बेसिस पे होता है, तो ये इस तरीके का साइन बन रहा है। तो एंगल ए इक्वल टू, मान लिया अपन ने 50 डिग्री, तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। आपकी बुक के अंदर एंगल ए को एम एंगल ए भी दिया हुआ है। इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। आप ये सोचोगे सर एम का क्या मतलब है? एम का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपको एम एंगल ए भी दिख सकता है और ओनली वन एंगल ए भी दिख सकता है। तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए होता है। अब हम बात करते हैं एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल 6 टाइप के होते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा। याद रखना, मैंने 0 डिग्री नहीं बोला है। इसका मतलब 0 डिग्री एक्यूट एंगल कभी भी नहीं होता। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। तो 0 डिग्री से बड़ा एंगल लेकिन 90 डिग्री से छोटा एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। जैसे ही ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री होने के बाद इस एंगल का नाम क्या हो जाता है? राइट एंगल हो जाता है। 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल। जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल क्या बन जाता है? राइट एंगल बन जाता है। और 90 डिग्री से बड़ा एंगल लेकिन 180 डिग्री से छोटा, मतलब 90.1 भी हुआ ना, 90.1 डिग्री, तो भी वो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा। याद रखना, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल लेकिन 180 डिग्री से छोटा। तो 179.9 तक कौन सा एंगल होगा? वो ऑब्ट्यूस होगा। लेकिन जैसे ही 180 डिग्री हुआ तो उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अगर किसी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसको स्ट्रेट एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 180 डिग्री जो बनता है ना वो सीधा का सीधा होता है। ये 180 डिग्री का एंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। उसके बाद 180 डिग्री से जैसे ही बड़ा हुआ, चाहे 180.1 डिग्री ही क्यों ना हुआ, तो 180 डिग्री से जैसे ही बड़ा एंगल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 360 डिग्री होते ही जैसे ही किसी एंगल की वैल्यू 360 डिग्री हुई तो उसका नाम हो जाता है कंप्लीट एंगल। क्या हो जाता है? कंप्लीट एंगल। जैसे ये एक पॉइंट है, ये वाली अपनी रे थी, ठीक है, इस रे का रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक तो ये आता हुआ, तो ये पूरा अगर वो रोटेशन को कंप्लीट कर लेती है, एक रे के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो ये रे क्या करती है? पूरा कंप्लीट होके वापस अपने ही जगह पर आ जाती है, तो वो अपना क्या कर लेती है? कंप्लीट कर लेती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन को अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेती है तो हम उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें सबसे पहला है इक्वल एंगल। कोई भी एंगल इक्वल एंगल कब होते हैं? तो कोई भी एंगल इक्वल एंगल तब होंगे जब उनके मेजरमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। कब होगा? जब इनका रोटेशन, मतलब ये क्या होता है? एक रे थी, इस रे के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं।
इस रे के रोटेशन को ही हम एंगल बोलते हैं। तो ये जो रोटेशन का मेजरमेंट है ना, इस रोटेशन का मेजरमेंट, एंगल ए के रोटेशन का मेजरमेंट और एंगल बी के रोटेशन का मेजरमेंट अगर इक्वल होता है तभी वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनका रोटेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे एंगल ए का मेजरमेंट 70 डिग्री है तो बी का भी क्या होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। इसके रोटेशन का मेजरमेंट अगर इक्वल आता है तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात क्लियर। अब आती है मेन नई चीज़। इक्वल एंगल तो आपको पता है कि सर नॉर्मल सी बात है, दो एंगल इक्वल एंगल तब होंगे जब उनका मेजरमेंट इक्वल होगा। मतलब जैसे पहला एंगल अगर 150 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 150 डिग्री हुआ तो वो इक्वल हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आती है बड़ी बात, एंगल बाइसेक्टर। ये नई टर्म है आपके लिए। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये एक रे थी, इसका रोटेशन करा तो ये क्या बन गई, एक एंगल बन गई। इसके रोटेशन को अपन क्या बोलते हैं, एंगल बोलते। ठीक, मैंने इसको नाम दे दिया ओ, मैंने इसको नाम दे दिया ए और मैंने इसको नाम दे दिया बी। ओ ए एक रे है और ओ बी भी एक रे है, ये आपको पता है। अब ध्यान से सुनना, एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। ये जो एंगल बना, इसके रोटेशन से ये जो एंगल बना, तो यहाँ से ओ पॉइंट से, ओ वर्टेक्स से एक ऐसी रे, ओ वर्टेक्स से एक ऐसी रे जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर पार्ट में डिवाइड करना, कि ये वाला एंगल अगर x डिग्री बना तो ये वाला एंगल भी x डिग्री होगा। इस तरीके से ये रे क्या करे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे। तो ये वाली रे जिसका नाम मैं OC लिख देता हूँ, OC रे हो गई। तो ये OC रे इस एंगल को बाइसेक्ट अगर करती है तो OC रे इस एंगल का क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूँ मैं। एंगल है AOB, ठीक है। इसमें दो रे है, एक तो OA रे और एक OB रे। तो वर्टेक्स O से एक ऐसी रे जाती है जो इस एंगल को बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, तो वो रे इस एंगल का क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर। तो AOB एंगल का OC क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये बात क्लियर होगी। ये वाला अगर x डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, x डिग्री, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है। ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। अब हम पढ़ते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल। एक एंगल में इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मैंने ये एक एंगल बनाया, ठीक, ये एंगल बनाया, तो ये वाला जो रोटेशन है ना, यही क्या होता है, एंगल होता है। अब ये रोटेशन का जो पार्ट है अंदर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुई है, तो ये वाला अंदर वाला पार्ट होता है इंटीरियर और बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटीरियर। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या होते हैं, इंटीरियर। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट क्या होते हैं, एक्सटीरियर। मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर यहाँ कोई पॉइंट आया तो वो इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा। याद रखना, यहाँ अगर कोई पॉइंट आता है तो वो इंटीरियर ही होगा, एक्सटीरियर नहीं होगा। हमको ऐसा लगता है कि ये तो इस एंगल से बाहर चला गया तो ये एक्सटीरियर होगा, नहीं, ये इंटीरियर होगा। यही तो नई चीज़ें सीखने के लिए। ध्यान से देखो, मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन बताई थी, एक रे जिसका हम रोटेशन कर अपसाइड डायरेक्शन में। इस एंगल का मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ से रोटेट होके ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। लेकिन मैंने एक बात बोली थी, ये रे है, इसका एंड पॉइंट ओनली ये है, इधर तो ये कहाँ तक जा रही है कोई पता नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहीं से रोटेट हो रही है, ये तो पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो ये यहाँ तक भी जा रही हो तो यहाँ से रोटेट हो रही है, अगर इसके भी आगे जा रही है तो वहाँ से रोटेट हो रही है। तो ये रोटेशन के अंदर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर होते हैं। यहाँ से आपने इसको रोटेट करा तो रोटेशन के अंदर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर होंगे, चाहे ये यहाँ हो चाहे ये यहाँ हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर होते हैं। और बाहर की तरफ आने वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। ये तो हो गया ये वाला टॉपिक। अब मन में एक डाउट आएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है मैंने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया जिसका नाम मैंने दे दिया ए, इस जगह पे, सर इसी लाइन पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट और ले लिया बी, इधर भी मैंने पॉइंट ले लिया सर एक पी, इसका क्या नाम होगा। तो ध्यान रखना, एंगल मतलब पॉइंट ए बी, ए हो, बी हो या फिर पी हो, ये एक्सटीरियर भी नहीं होते, ये इंटीरियर भी नहीं होते, ये पॉइंट होते हैं ऑन द एंगल। इसका मतलब
ये पॉइंट एंगल पर है, ऑन द एंगल, एंगल पर है ये पॉइंट, ना तो ये अंदर की तरफ है ना ही ये बाहर की तरफ है। अगर ये अंदर की तरफ होते तो इंटीरियर होते और बाहर की तरफ होते तो ये क्या होते, एक्सटीरियर होते। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।